चरक संहिता के अध्ययन और अध्यापन हेतु आप सबका स्वागत है। और भगवान धन्वंतरी एवं महर्षि चरक को नमन करते हुए, उनका सम्मान करते हुए हम अब चरक संहिता का अध्ययन अध्यापन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न कि मानस रोग की चिकित्सा क्या है, इससे आरंभ करेंगे। तो मानस रोगों की चिकित्सा ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति एवं समाधि के द्वारा की जाती है। तो ऐसा चरक संहिता में लिखा है और यहाँ पर विशेष औषधियों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन युक्ति पूर्वक हम कुछ औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारी मानस चिकित्सा जो है वो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि के द्वारा की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चिकित्सा शास्त्र में 6 रस बताए गए हैं और इन 6 रसों का 3 दोषों के साथ संबंध है। 3 दोषों में वात, पित्त और कफ का इन रसों के साथ संबंध को समझते हुए हमने चिकित्सा सूत्र बनाए हैं। मतलब इन 6 रसों में से कौन से रस जो दोष हैं उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो आज की कक्षा का जो हमारा प्रश्न रहेगा वो ये कि पित्त दोष को शमन करने वाले 3 रस कौन से हैं। तो अगर हम ये इसको समझ जाएंगे तो हमारा जो बहुत कुछ हम दोषों के बारे में समझ जाएंगे। तो आज का प्रश्न ये रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। अब हम आज की क्लास जो है वो आरंभ करते हैं और इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो था कि उत्पत्ति भेद से द्रव्य के कितने प्रकार हैं और हमने ये जाना था कि ये उत्पत्ति के अनुसार 3 तरह के द्रव्य माने गए हैं। पहला है जांगम, दूसरा औद्भिक और तीसरा पार्थिव। जांगम का मतलब है प्राणियों से जो रिलेटेड चीजें हैं या प्राणियों से हमें कौन कौन सी औषधियां मिलती हैं उन्हें जांगम द्रव्य कहा जाता है। तो जांगम द्रव्य के अंदर हमने पढ़ा था मद्दे, गोरस, दूध, दही, घी इत्यादि, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मल, मूत्र, चर्म, शुक्र, हड्डी, स्नायु, सींग, नख, खुर, केश, रोम और गोरोचन। तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात आगे हम पढ़ेंगे कि पार्थिव द्रव्य क्या है। और इसमें हमने पढ़ा कि ये जो उत्पत्ति के हिसाब से या जो भी हमने अभी तक पढ़ा तो उसमें जो महर्षि चरक हैं वो कहते हैं कि ये जो हम प्रथम अध्याय के अंदर सारा पढ़ रहे हैं उसको अगर हम समझ लेते हैं और उसका प्रयोग जो है इस समझ से करते हैं तो हम एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। तो एक अच्छे चिकित्सक बनने के लिए कम से कम इनको जरूर समझना चाहिए। तो यहाँ बहुत लिमिटेड से द्रव्य बताए गए हैं, जैसे जांगम द्रव्य बताए गए, ऐसे ही पार्थिव द्रव्य बताए गए और ऐसे ही आगे और द्रव्य आएंगे। तो ये द्रव्यों की जो मात्रा है या क्वांटिटी है या नंबर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमें सिर्फ अगर हम इनको भी समझ लें, ये हालांकि यहाँ पर संक्षेप में बताए गए हैं, तो ये संक्षेप में बताए गए द्रव्यों को भी जान ले तो कोई भी चिकित्सक अच्छी चिकित्सा कर सकता है, ऐसा महर्षि चरक कहते हैं। तो हम क्यों ना ये जो संक्षेप में बताए गए द्रव्य उनको समझे, जाने और उनको अच्छे से समझकर इसको प्रयोग में लाएं। तो अब हम जानेंगे कि पार्थिव द्रव्य कौन से बताए। हालांकि पार्थिव में बहुत सारे हैं लेकिन उसमें कुछ गिनती के बताए गए हैं। तो उनमें क्या है वो देखें। उसमें है स्वर्ण समला पंचलोहा ससिकता सुधा। इसका मतलब है कि
जो सोना है और मल के साथ पांचों लोह। समला का मतलब मल के साथ, और आगे पंच लोहा मतलब पांच लोहे। अब लोहे जो वर्ड है वो धातु के लिए लगा है, और यहाँ पर पांच धातुओं के जो नाम बताए गए हैं वो है चांदी, तांबा, वांग, नाग और लोहा। तो ये समल है। कहते हैं कि जो लोहा आता है वो अशुद्ध होता है, या ये धातुएं जो हैं ये अशुद्ध रूप में मिलती हैं। इनके साथ जो है वो कुछ और चीजें भी हैं और उससे फिर इनको प्योर किया जाता है। लेकिन सोने को जो है वो शुद्ध धातु माना जाता है। तो यहाँ पर ये स्वर्ण के लिए समला नहीं लगा है, लेकिन लोहे के लिए समला लगा है। तो यहाँ समल जो है वो लोहे को इसलिए लिखा है क्योंकि इसके जो यौगिक हैं, यौगिक के रूप में इनको हम ढूंढ पाते हैं या हमें मिलते हैं, तो उसके बाद इनका शोधन किया जाता है। और कहीं कहीं मल के साथ लोहा, तो इसको शिलाजीत भी कहा गया है। लेकिन जो हमारी पुस्तक है इसमें व्याख्याकार जो है वो चांदी, तांबा, वंग, नाग और लोहा धातुओं को लेते हैं। अब यहाँ पर चांदी हम सारे समझते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है हमारा Ag, A कैपिटल G स्मॉल, और उसके बाद तांबा, तांबे को कॉपर, और उसके बाद वंग, वंग जो है वो टिन है, टिन को Sn बोलते हैं, इसका सिंबल जो है वो Sn है। और उसके पश्चात आता है नाग, नाग जो है वो सीसा, सीसे को लेड भी कहते हैं। तो ये हमें समझना है कि नाग क्या चीज है, तो उसमें उन्होंने बोला कि लेड या सीसा हमने इसमें लिया, और उसके बाद लोहा, आयरन। तो ये सभी हमारे पास उन्होंने बोला कि सोना और मल के साथ पांच लोहे, तो ये हमने इनके बारे में जाना। उसके बाद आता है ससिक्ता, ससिक्ता, सिक्ता वर्ड जो है वो बालू, और उसके बाद सुधा, सुधा वर्ड जो है वो चूने के लिए लगा है। फिर उसके पश्चात आता है मनय शिलाले, तो मना शिलाले का मतलब मनय शिला, तो मेंसिल भी इसको बोलते हैं। अब मेंसिल क्या चीज है, तो मेंसिल जो है ये आर्सेनिक और सल्फर, इसका कॉम्बिनेशन है, इसका यौगिक है, तो इन दोनों से मिलकर बना है। और मेंसिल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है AS2S2, तो ये मेंसिल हुआ। और मेंसिल जो है वो हल्की लालिमा लिए हुए द्रव्य रहता है, और हमारी आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत अच्छी मतलब काफी क्वांटिटी में ही हमारा यूज होता है। कई रोगों के उपचार के लिए मेंसिल के बारे में बताया गया है। उसके पश्चात आता है हरताल, हरताल जो है ये भी आर्सेनिक और सल्फर का यौगिक है, और लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, वो है AS2 और S3, और ये हल्का पीला लिए पीले रंग का होता है, पीलापन होता है इसमें, और इसमें फ्लेक्स होते हैं। जो मेंसिल है वो डलों के रूप में आता है। और हरताल का प्रयोग जो है बहुत सारी औषधियों में बताया गया है, लेकिन एक कॉमन इसका हम साधारणतः इसको जानते हैं कि इसके जहां हम इसका लेप लगाते हैं, लेप बनाने में कुछ और औषधियों का भी प्रयोग होता है, लेकिन ये जो बालों को उतारने के लिए इसका प्रयोग करता है, बालों को रिमूव करना है, मतलब कि उसको हटाना है, तो उसके लिए ये हरताल का प्रयोग जो है किया जाता है, और रिजल्ट्स जो है वो काफी अच्छे मिलते हैं। तो हमें यहाँ मकसद है कि हम इन चीजों को पहचाने ये क्या चीज है। तो कभी सुविधा अनुसार अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मेंसिल और हड़ताल जो है वो किस तरह से दिखते हैं और हम कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले हमारे आगे अध्यायों में भी इसका वर्णन आएगा। उसके पश्चात आता है मनिया, मनिया जो है वो नग है, नग और मणि। जैसे जो हम कहते हैं कि मनियों के हमारे पास कई नाम हैं, जैसे हीरा है, नीलम है, पुखराज है, वैदुर्य है, ये सारे जो है ये मनिया है। ये मनिया अलग अलग रंग लिए हुए हैं, लेकिन ये मनिया भी जो है ये पार्थिव माने गए हैं, जमीन से ही निकलते हैं। तो इनका अलग अलग हमारे अलग अलग रोगों में इसका प्रयोग बताया गया है। उसके पश्चात आता है नमक, नमक है सोडियम क्लोराइड, नमक को आप सारे जानते ही हैं। और आगे नमक और भी आएंगे, नमक 5 तरह के हम माने हैं,
और आगे उसका विवेचन किया गया है। लेकिन यहाँ जो नमक है वो जमीन से निकलने वाला नमक है। तो जमीन से निकलने वाला नमक कैसा कि पहले कहते हैं कि इनकी खाने हैं, और खान जो आज खान से निकाला जाता है उसका वो जो नमक है वो कहते हैं कि पहले इस जगह पर समुद्र हुआ करता था और समुद्र के ड्राई होने से नमक है, लेकिन जो ये नमक निकाला जा रहा है वो अभी जमीन से निकाला जा रहा है। तो जमीन से निकालने वाला जो नमक है वो भी इसके अंदर लिया गया है। अभी हम जो है पार्थिव द्रव्य पढ़ रहे हैं, तो ये पार्थिव द्रव्यों के अंदर नमक का भी वर्णन किया गया है। उसके पश्चात आता है गेरू। गेरू जो है वो रेड कलर का होता है और लगभग ऐसा होता है जैसे लोहे के ऊपर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो वो जंग जो है वो उस कलर का जो है वो गेरू होता है। गेरू एक तरह की मिट्टी जैसा पदार्थ है और रंगने के लिए इसका प्रयोग होता है। इवन दीवारों के ऊपर रंग मतलब अगर रंग करते हैं तो गेरू का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पहले ये महर्षि अपने कपड़ों को रंगने के लिए भी गेरू का प्रयोग करते थे। तो गेरू जो है वो हम कह सकते हैं कि लाल कलर का मिट्टी जैसा, और आयरन ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। तो ये अवेलेबल रहता है और इसको हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। बहुत सारे फेस पैक जो हम बनाते हैं, फेस पैक के अंदर भी गेरू जो है वो डालता है, तो उसकी वजह से कलर भी अच्छा आता है और स्किन के ऊपर अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है। और भी बहुत सारी जगह पर गेरू जो है प्रयोग होता है। और इसका जो टेक्सचर है वो लगभग ऐसा होता है जैसे ईंट को पीस कर पाउडर बनाया जाता है, तो वैसा पाउडर जो है वो गेरू जैसा लगता है। उसके पश्चात आता है अंजन। तो अंजन जो है, अंजन मतलब जो हम आंखों में डालते हैं वो अंजन भी, लेकिन ये अंजन जो है वो यहाँ दो तरह का अंजन माना जाता है। इसके अंदर एक तो अंजन जो है उसको हम मानेंगे कि जिसको हम बोलते हैं पुष्पांजन, और दूसरा मानते हैं नीलांजन। अब पुष्पांजन होता है ये जिंक का ऑक्साइड है, मतलब जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ZnO। और उसके पश्चात हम मानेंगे नीलांजन। तो नीलांजन हुआ वो है लेड सल्फाइड, तो इसमें आएगा PbS। इसमें P कैपिटल, B स्मॉल और S कैपिटल, तो PbS ये इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ। तो ये सभी जो है पार्थिव औषध है, ऐसा हमें महर्षि बताते हैं। एक बार इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे कि पार्थिव द्रव्य कौन से बताए गए हैं। तो पार्थिव द्रव्य में सोना, मल के साथ 5 लोहे जिनमें चांदी, तांबा, वांग, नाग, लोहा और बालू, चूना, मैनसिल, खरतार, मनिया, नमक, गेरू और अंजन, ये पार्थिव द्रव्य बताए गए हैं। और आप देखेंगे कि बहुत संक्षेप में है, पार्थिव द्रव्य तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है। और अगर हम केमिस्ट्री हम पढ़कर यहाँ आए हैं तो केमिस्ट्री के अंदर तो कितने सारे हम लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं और कितने सारे सिंबल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन उन सबका वर्णन यहाँ नहीं बताया गया, बहुत लिमिटेड बताया गया। उसके पश्चात हम आगे बताते हैं कि औद्भिद द्रव्य। अब औद्भिद द्रव्य का मतलब क्या कि कौन से और किन्हें कहते हैं औद्भिद। तो औद्भिद द्रव्य होते हैं जो जमीन को फाड़ कर बाहर निकलते हैं, खुद से वो जमीन से बाहर निकलते हैं, इसलिए उनको औद्भिद द्रव्य कहा जाता है। अब जो औद्भिद द्रव्य हैं वो भी 4 प्रकार के माने गए हैं। वो है वनस्पति, वानस्पति और विरुद्ध और औषधि। तो ये 4 तरह के औद्भिद द्रव्य। तो सबसे पहला आता है वनस्पति। अब वनस्पति के अंदर वो द्रव्य हैं या वो हमारे पेड़ पौधे आते हैं जिनके अंदर फल लगता है लेकिन फूल नहीं आता है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे गूलर और वट। बरगद का जो है आप फल देखेंगे, गूलर के भी फल होंगे लेकिन उस पे फूल नहीं आते। तो फूल ना होने की वजह से ऐसे जो हमारे पौधे हैं उनको हम यहाँ वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो उसके पश्चात आता है वानस्पति। तो वानस्पति में वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर फूल भी होते हैं और फिर उसके बाद उसमें फल भी लगते हैं, जैसे आम है, जामुन है, ये सारे इसमें ये वानस्पति में आएंगे। और औषधि द्रव्य वे द्रव्य हैं
जो समय के साथ स्वयं से पक जाते हैं और पकने के बाद वो खत्म भी हो जाते हैं, जैसे गेहूं या चावल। ऐसा हम पहले भी इनको समझ चुके हैं, ये रिपीटेड है, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि ये वनस्पति या औषध द्रव्य कौन से हैं। और एक और उसको कहते हैं विरुद्ध। तो उसमें उसके अंदर क्या रहेगा कि यहाँ जो फैलने वाली हैं, मतलब जो लताएं हैं, उन वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगी, इसको विरुद्ध कहेंगे। जैसे घिया, तोरी, टिंडा, ये जो मतलब कुकर बिटेसी वाला जो है, या जैसे अगर हम गुटूची को सभी जानते हैं, गुटूची मतलब गिलोय, तो गिलोय की जैसे बेल फैल जाती है उसको विरुद्ध कहते हैं। तो ये फिर आगे इनके बारे में भी हम आगे और समझेंगे कि ये भी कई तरह की होती है। राइट हैंड से चढ़ने वाली, लेफ्ट हैंड से चढ़ने वाली, अपने उसको पकड़ के आगे चलने वाली, सीधी चलने वाली, अलग अलग तरह की है ये। जहां हम विरुद्ध की आगे डिटेल पढ़ेंगे वहां हम ये समझेंगे। यहाँ जो है वो ये कि 4 तरह के औद्भिद द्रव्य बताए गए हैं। उसके पश्चात आता है कि अब ये औद्भिद द्रव्य जो बताए गए, उसके भी कौन से अंग जो है वो प्रयोज्य है, मतलब कौन से उनके पार्ट्स को हम चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। तो उसके अंदर कहते हैं कि मूल है, मूल मतलब रूट, किसी भी प्लांट की रूट। अब कौन से प्लांट्स की हमने रूट्स को यूज करना है, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। तो अभी उन्होंने बताया कि कौन से अंगों का हमने प्रयोग करना है, तो उसमें बता रहे हैं मूल, छाल, और उसके बाद सार। छाल तो होती है उसकी स्किन है, जो उसका स्टेम है, स्टेम के बाहर वाली जो लेयर है उसको हम छाल बोलेंगे, जैसे नीम की छाल का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है सार। सार का मतलब है निर्यास, उसका मतलब उसके अंदर का जो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है उसको हम सार कहते हैं। उसके पश्चात आता है गोंद। आप देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स के उसमें से गोंद, चिपचिपा पार्ट जो है वो टपक रहा होता है, और वो गोंद ही हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि प्लाश की गोंद या किक्कर की गोंद। हम पिन्नियां बनाते हैं, उसके अंदर गोंद डालते हैं, तो वो गोंद जो है वो प्लाश की होती है या किक्कर की होती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लांट्स। तो अगर हमारा एक बहुत कॉमन सा प्लांट है गूगल, तो गूगल का भी हम जो है वो गोंद यूज करते हैं। तो इस तरह से कुछ पौधों की हम गोंद यूज करेंगे। उसके पश्चात आता है नाल। नाल का मतलब डंडल। तो ये डंडल में प्लांट्स के हम औषधि के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। उसके पश्चात सवरस। सवरस मतलब उसका जूस हम प्रयोग में करते हैं। मृदु पत्तियां। मृदु पत्तियां का मतलब पौधों की पतली पतली, नरम नरम जो कॉम्प्लेक्स है, जो पतले नए पत्ते निकलते हैं, तो उनको हम कहेंगे मृदु पत्तियां। ये भी हम प्रयोग में लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद आ रहा है कि बरगद, बरगद के जो कोंपले हैं हम उनका प्रयोग कॉमनली करते हैं। उसके पश्चात आता है क्षार। तो अक्षार किसी एक पूरे प्लांट को, उसको जलाकर उसका क्षार बनाया जाता है, उसकी राख बनाई जाती है, फिर वो क्षार जो है हम औषधियों में प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप अक का क्षार बना सकते हैं, और सेकेंडली हम अपामार्ग का क्षार बनाते हैं। इस तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स का हम क्षार बनाकर प्रयोग में लाते हैं। उसके पश्चात दूध। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें से दूध निकलता है। अगर हम पौधे की टहनी तोड़ेंगे या उसका कुछ पत्ता भी तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है। फॉर एग्जाम्पल दुग्धिका, दूधी भी बोलते हैं इसको। तो हम ऐसे पौधे को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें से हल्का दूध निकलेगा, तो ये दूध जो है हम प्रयोग में लाएंगे। इसके बाद फल। फल का नंबर अब आया, इससे पहले इतने और जो उनके मुख्य प्रयोज्य अंग है उनका वर्णन आ चुका है। तो किसी भी प्लांट के ऊपर, जैसे हमने बोला कि आम है या जामुन है, करेला है, कुछ भी, तो फल हम अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, तो उनका प्रयोग यहाँ किया जाएगा। उसके बाद भस्म। भस्म जो है वो राख है। यहाँ क्षार और राख में फर्क है, बनाने की दोनों की विधियां कुछ अलग हैं, वही हमें समझना है अभी। उसके पश्चात है तेल। तेल जैसे कि मूंगफली का तेल, नारियल का तेल या सरसों का तेल, तो वो तेल निकाल कर जो हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ उस तेल का वर्णन दिया गया है। उसके बाद कांटे। बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर कांटे लगे होते हैं,
लेकिन सभी कांटे जो है वो औषधि के रूप में नहीं, कुछ कांटे जो है हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेमल, सेमल जो है उसके ऊपर, उसके स्टेम के ऊपर बहुत से कांटे होते हैं और वो कहते हैं कि मुहासों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उससे। उसको कांटे को उतार कर घिस कर उसका लेप लगाया जाता है मुहासों पर, तो मुहासे जो है वो ठीक होते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने, तो यहाँ बताया गया कि कांटों का प्रयोग होता है। उसके बाद है शुंग, शुंग मतलब टूसा। शुंग होता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर कोने से, मतलब पत्ती के कोने से एक जैसे कांटा होता है, वो कांटा ना होकर कुछ एक तीखा सा पार्ट निकलता है, उसको शुंग बोलते हैं। तो वो शुंग का भी प्रयोग जो है हम औषधि के रूप में कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है कंद। कंद है, कंद का मतलब है जो हमारी जमीन के अंदर निकलने वाले बल्ब है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि शकरकंद, तो शकरकंद जो है, शकरकंदी जिसको भी बोल सकते हैं, तो शकरकंदी का कंद होता है जो कि अंडरग्राउंड रहता है। और इसी तरह से सुदर्शन, सुदर्शन का भी कंद है। सुदर्शन फूल होता है, बहुत सुंदर फूल, और उसका जो कंद है वो प्याज की तरह बिल्कुल नीचे रहता है जमीन के, और उसका हम प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात आता है प्रोहो। तो प्रोहो होता है कि जो कि जटाएं हैं, जैसे अगर बरगद का पेड़ देखेंगे तो बरगद की जटाएं लटक रही हैं, तो वो जो जटाएं लटकती हैं उनको प्रोहो बोलते हैं। तो इस तरह से ये संख्या में 18 बताए गए हैं। देखिए कितना उन्होंने कैलकुलेशन किया, कितना उनका ऑब्जर्वेशन था, उसको ऑब्जर्व करके उन्होंने उसकी मात्रा भी बताई कि ये लगभग जो प्रयोज्य अंग है वो 18 है। तो हम यहाँ ये मानेंगे कि औद्भिद द्रव्यों के जो प्रयोज्य अंग है वो हमारे 18 है। तो उनमें से फिर ये सारे ना पढ़ते हुए बस मूल, छाल, सार, गोंद आदि ये हमारे द्रव्यों के बारे में बताया गया है। इसके पश्चात आता है, अब इन्हीं जो उन्होंने प्रयोज्य अंग बताए उसको वो एक एक करके, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर कुछ प्रयोज्य अंगों के बारे में और डिटेल में बताया गया। अब वो कहते हैं कि मूलनी द्रव्य की गणना के बारे में बताया गया, मूलनी आदि द्रव्यों की गणना। तो यहाँ पर मूलनी आदि का मतलब हुआ कि जो कुछ प्लांट्स की जब हम मूल यूज करते हैं तो वहां पर मूल कितनी है और कौन से प्लांट की हम मूल को यूज करेंगे। अब प्लांट्स तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड बताए गए हैं। तो ऐसा कहा गया है कि कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक अपनी चिकित्सा करना चाह रहा है या कोई विद्यार्थी आयुर्वेद पढ़ना चाहता है तो उसको एट लीस्ट इन मूल द्रव्यों का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमें इन मूल द्रव्यों के बारे में जरूर समझना चाहिए और उनके बारे में डिटेल तक जाना चाहिए कि इनका क्या फंक्शन है और कहाँ होते हैं, अवेलेबल कैसे हैं, उसका प्रयोग किस तरह से करना है। तो यहाँ इनका नाम मात्र दिया गया है और कुछ डिटेल हिंट में या सूत्र रूप में बताया गया है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या कहा जाता है। कहते हैं कि मूलनी जो द्रव्य हैं वो 16 होते हैं, 16 मूल बताई गई हैं। उसके बाद है फलिनी, मतलब जिसके फलों का प्रयोग होता है, वे संख्या में 20 बताए गए हैं। तो फल जो है वो केवल मात्र 20 का वर्णन जो है वो इस अध्याय में मिलेगा। उसके पश्चात महा स्नेह बताए गए हैं। स्नेह क्या है, वो कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग किस तरह से है, वो केवल मात्र 4 हैं, संख्या बताई हुई है। उसके पश्चात लवण 5 माने गए हैं, लवण मतलब नमक, 5 तरह के नमक माने गए हैं। और उसके पश्चात मूत्रों का प्रयोग किया गया है। तो मूत्र जो है वो कितने प्रयोग में लाने चाहिए, कौन कौन से मूत्र यूज करने चाहिए, तो उनकी संख्या के बारे में बताया हुआ है कि ये संख्या में 8 है। फिर उसके पश्चात बताया कि शोधन के लिए 6 वृक्ष का प्रयोग हम कर सकते हैं। शोधन करवाना है किसी पेशेंट का, जैसे हम जानते हैं कि संशोधन कर्म ही आयुर्वेद की ब्यूटी है। आयुर्वेद में शमन क्रिया कम और संशोधन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो संशोधन में केवल मात्र 6 द्रव्यों का यहाँ पर उल्लेख है। और इसके पश्चात वो कहते हैं कि जो वैद्य इन औषधियों का रोगों में प्रयोग करना जानता है, जो अभी हमने नाम लिए
कि इनका अगर प्रयोग करना जानता है तो उसे हम आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता कह सकते हैं, मतलब आयुर्वेद इसको मालूम है। तो इतना छोटा सा हिस्सा कि हम केवल मात्र अगर इसको जान लें तो हमारा कितना फायदा हो सकता है, ये चरक संहिता का पहला ही अध्याय हमें इतना कुछ सिखा रहा है। अब इसके पश्चात आता है कि जो 16 द्रव्य बताए, कौन से मूल द्रव्य, 16 मूलनीय द्रव्य जो बताए गए हैं वे कौन कौन से हैं। एंजाइटी भी होगी, अब तो सुनने का मन भी कर रहा होगा कि सिर्फ 16 प्लांट्स की तो जड़ों को जानना है हमने, तो वो 16 प्लांट्स के नाम तो जान ले। तो उनके नाम जो है मैं आप बोल रही हूँ। पहला है हस्ती दंती, तो इसको हम नाग दंती भी कहते हैं। उसके पश्चात आता है हेमवती, तो हेमवती को हम बोलते हैं सफेद वचा। वचा जो है बहुत कॉमन यूज होता है। वचा जो है अगर हम वमन क्रिया करवा रहे हैं तो उसमें वचा का प्रयोग करते हैं, और वचा जो है वो हमारा स्मृति के साथ भी औषधि के लिए काम आता है। अगर स्मृति मतलब कम हो रही है या हमारी कोई मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य जो है बिगड़ रहा है, तो वहाँ समटाइम्स हम वचा का प्रयोग करते हैं। तो वचा बहुत कॉमनली मुझे लगता है कि आयुर्वेद के सभी स्टूडेंट्स वचा को जानते हैं। तो यहाँ हेमवती या वचा एक ही बात है। तो यहाँ सफेद वचा का इसमें नाम बताया गया है। उसके पश्चात आता है श्यामा। श्यामा जो है यहाँ काली निशोध के लिए रखा है। निशोध जो है वो दो होती है, इसमें एक काली निशोध होती है, एक सफेद निशोध होती है, और दोनों तरह की निशोध जो है वो विरेचन क्रिया में बहुत अच्छा काम करती है। जब भी विरेचन क्रिया करवानी है, विरेचन कम करवाना है, तो उसमें हम निशोध का प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे लग्जेटिव है, हम कॉमनली सनाए तो जानते हैं, सनाए तो कॉमनली प्रयोग में आता है, लेकिन निशोध जो है वो कम प्रयोग में आती है। लेकिन अगर वो कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ है और आयुर्वेद को अच्छे से जानता है तो वो निशोध का प्रयोग करेगा। हमारा भी एक प्रोडक्ट है सेनलेक्स, तो मैंने वो पेट को साफ करने के लिए हमने बनाया है। तो सेनलेक्स के अंदर निशोध डाला हुआ है, सनाई नहीं है उसमें, निशोध डाला है। और निशोध क्यों डाला है, सनाई क्यों नहीं डाला है, ये कभी फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर निशोध का वर्णन दिया गया है, जो कि है काला निशोध, और त्रिवृत मतलब उसमें सफेद निशोध। तो ये दोनों तरह के निशोध यही उसका वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है अधोगुड़ा। तो अधोगुड़ा को विधारा कहा जाता है। विधारा जो है एक औषधि मतलब औषधि के रूप में प्रयोग करने वाला द्रव्य है। और मैं आपको बताऊं कि विधारा जो है बहुत सुंदर एक बेल है, और उसके बहुत अच्छे उसके फूल होते हैं। तो उसको हम ब्यूटी के हिसाब से भी, मतलब उसको एज ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा सकते हैं, और कुछ घरों में भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें बहुत बड़ा बड़ा फूल, बहुत सुंदर। तो आप अपने घर में भी अगर आपको जगह है तो विधारा का प्रयोग जो है आप कर सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। गमले में भी विधारा हो जाता है। तो विधारा कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिससे हम परिचित नहीं है, तो ये बहुत कॉमनली मिलता है और बहुत उपयोगी पदार्थ है। तो विधारा का यहाँ वर्णन हमें मिलता है। उसके पश्चात आता है सप्तला, या हम इसको ये कहेंगे सप्तधारिया सेहुर। सेहुर यहाँ लगा है थूहर के लिए। थूहर जो है वो कांटेदार प्लांट है, और इसका अगर हम याद करें तो जो पाइल्स के लिए हम क्षार सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो क्षार सूत्र जो है क्षार से बनता है, तो वो क्षार जो है वो थूहर से बनाया जाता है, और यहाँ पर उस थूहर का वर्णन बताया गया है। लेकिन वो थूहर में भी 7 धारियां होनी चाहिए। मतलब क्या है, जो उसका जो स्टेम है, जो उसके ऊपर धारियां होनी चाहिए। और ये धारियां किस तरह से, जैसे कि अगर आप करेला देखते हैं तो करेले के ऊपर कुछ लंबी कुछ धारियां होती हैं, इसी तरह से जो हम थूहर का प्रयोग करेंगे तो थूहर के ऊपर धारी होनी चाहिए, और धारियां भी 7। तो इसमें 7 धारियों वाला थूहर, इसका प्रयोग यहाँ बताया गया है। इसके पश्चात आता है श्वेत नामा। तो श्वेत नामा जो है यहाँ श्वेत अपराजिता के लिए लगा है। आजकल अपराजिता को भी बहुत लोग पहचानने लगे हैं। अपराजिता का प्लांट बहुत सारे मंदिर में भी आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग तरह की जो अपराजिता के फूल हैं वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ जो वर्णन आया है वहां श्वेत अपराजिता का आया है।
तो श्वेत अपराजिता जो है बहुत औषधीय गुणों को लिए हुए है। तो यहाँ ये भी हम जो प्लांट है अपने घर में उगा सकते हैं, बहुत इजीली उग सकता है। तो ये अपराजिता को जाने पहचाने। उसके पश्चात आता है प्रत्यक्षेणी। प्रत्यक्षेणी का मतलब इसका नाम है दंती। तो दंती भी आपने जरूर प्रयोग में लाया होगा और सुना भी होगा। उसके पश्चात आता है गवाक्षी। तो गवाक्षी को यहाँ पर इंद्रायण भी कहा जाता है। पेट की औषधियों में इंद्रायण जो है बहुत यूजफुल है और बहुत कॉमनली प्रयोग होता है। तो उसके बाद आता है ज्योतिषमती। इसको मालकांगनी भी कहा जाता है। उसके बाद है बिंबी। बिंबी को कुंदरू कहते हैं। और ये कुंदरू जो है ये अपने आप उग जाता है और आजकल भी अवेलेबल है। इसका लाल रंग का इसका फल होता है और खाने में बहुत स्वाद होता है। और आप अगर अपने घर से लेकर कहीं पर भी कच्ची जगह पर थोड़ा सा भी आसपास देखेंगे तो ये आजकल भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत कॉमन सा प्लांट हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल है। तो इसका प्रयोग जो है हम कर सकते हैं कुंदरू। लेकिन पहचान तो जरूरी है। जहाँ ये इन औषधियों के बारे में बताया गया है इसकी पहचान अवश्य करनी है। तो कुंदरू बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आप पहचान कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है क्षणपुष्पी। पुष्पी क्षणपुष्पी या तृणपुष्पी लिखा है, तृणपुष्पी। इसका नाम है वनसई। तो ये भी एक प्लांट, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। उसके बाद आता है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी का प्रयोग च्यवनप्राश बनाने में भी किया जाता है। तो ये काकड़ा सिंगी बहुत अच्छे से हम पहचानते हैं और पंसारी से भी अवेलेबल रहता है काकड़ा सिंगी। एंटी एलर्जिक भी ये काम करता है। इसके पश्चात आता है अजगंधा। तो अजगंधा मतलब जो वन अजवाइन। मतलब अजवाइन दो तरह की है, एक सिंपल अजवाइन जो हम किचन में यूज करते हैं और एक मोटी अजवाइन होती है जिसको हम वन अजवाइन कहते हैं। तो ये अजगंधा वही चीज है। उसके पश्चात आता है द्रवंती। द्रवंती को ही दंती भेद कहा जाता है। और इसके पश्चात है शीरिणी या जिसको हम स्वर्णशीरी कहते हैं। स्वर्णशीरी सत्यानाशी भी कहते हैं। तो सत्यानाशी का जो सीड होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ये इसके बारे में कहते हैं कि ये सरसों में इसकी मिलावट भी की जाती है। मतलब ये बहुत अच्छा वो नहीं है कि सरसों की जगह इसका प्रयोग करें। लेकिन ये इसका हमें पहचान होनी चाहिए कि सत्यानाशी क्या चीज है। और ये भी एक कांटेदार पौधा है और कॉमनली अवेलेबल रहता है। तो जंगली पौधा है ये। तो इससे अंजन भी बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ मकसद है कि हमें पहचानना है कि स्वर्णशीरी या सत्यानाशी कौन सा प्लांट है। और उसके पश्चात ये इन्होंने जो काउंटिंग हमारी होती है ये सभी जो है वो 16 पदार्थ है। तो ये 16 पदार्थ जो मूलिनी द्रव्य, मैं एक बार जल्दी से पढ़ देती हूँ इनको कि नागदंती, सफेद वच, काला निशोध, सफेद निशोध, विधारा और ये सेहुन और श्वेत अपराजिता, दंती, इंद्रायण, मालकांगनी, कुंद्रो, वनसई, काकड़ा सिंगी, अजगंधा, दंती और स्वरणशील। तो ये प्लांट्स हमारे 16 जिनकी मूल का प्रयोग हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगला जो हम श्लोक पढ़ेंगे वो आने वाली क्लास में। और आशा है कि आप आज का जो पूछा गया प्रश्न है उसका उत्तर जरूर देंगे। और एक क्वेश्चन और कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको मेंशन करें, यस और नो। तो इसके लिए मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।